साथियों नमस्कार। आज हम आपको सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल में थी और आकर के बुद्ध कालीन समाज में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हो जाती है। बुद्धकालीन समाज किस प्रकार का समाज होता है। हमने पिछले सेशन में देखा था कि उत्तर वैदिक काल जिसमें वर्ण व्यवस्था का विभाजन हुआ और चारों आश्रम के बारे में हमने पढ़ा था कि चारों आश्रम कौन कौन से थे और उन आश्रमों के अधीन उन आश्रमों का पालन लोगों को करने से समाज में किस प्रकार के परिवर्तन आए, ये भी आप लोग समझ रहे थे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बुद्धकालीन समाज के बारे में। बुद्धकालीन समाज कैसा रहा होगा। बुद्धकालीन समाज के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे ये ऐसा दौर था जब एक संक्रमण का दौर था या बहुत सारे धर्मों का उद्भव हो गया था। धीरे धीरे करके क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो चारों वर्ण आश्रम थे धीरे धीरे उनके नियम कठोर बनते गए, उनमें जटिलता आती गई और जो निम्न तबका था उनको एक तरीके से उनका शोषण होता रहा। तो धीरे धीरे करके जब बुद्धकालीन समाज आता है, ये वो दौर होता है जिनमें स्त्रियों की जो है बदहाल स्थिति थी, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी, उनका जो स्टेटस था वो थोड़ा सा डाउन हुआ था और जो उत्पादन की प्रक्रिया थी, कृषि प्रक्रिया, वो भी बहुत धीमी चल रही थी। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए, वो हम विस्तार से जो है अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें जन्म के आधार पर, उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। कैसी वर्ण व्यवस्था आपने देखा था? वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कि मिलते हैं, तो ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पर थी। कैसी थी? वो कर्म के आधार पर थी। लेकिन धीरे धीरे करके इसमें परिवर्तन आता गया और ये वर्ण व्यवस्था कैसी बन गई? जन्म के आधार पर। लेकिन फिर भी इसमें एक चीज़ देखने को मिलता है इस दौर में, बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था में, पाली ग्रंथ जो कि पाली ग्रंथ से ये साक्ष्य मिलता है कि जो ये वर्ण व्यवस्था थी इसमें थोड़ा सा जटिलता आने के बावजूद भी लोग जो है इस चीज़ का उल्लंघन कर रहे थे। यानी कि जो उनके कर्म के आधार पर जो बांटा गया था कि ये काम आपको करना ही करना है, तो उसके अलावा भी विभिन्न कार्य किए जा रहे थे। ये चीज़ देखने को मिला। हमने देखा कि जो इसमें हम देखते हैं कि पाली ग्रंथ में ये भी साक्ष्य मिलता है कि जो ब्राह्मण का स्टेटस था, जो कि सबसे ऊपर था, वो देखने को मिलता है कि इस बौद्धकालीन व्यवस्था में वैश्य समाज जो कि सबसे ऊपर माना जाता है। जो पाली ग्रंथ, उसमें पाली ग्रंथ में इस प्रकार से दिया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये पाली भाषा में जो है मिलता है, इसका जिक्र मिलता है, जो कि बताया गया ब्राह्मण यहाँ पर 2 श्रेणियों में बांटा गया। तो ब्राह्मण के बारे में ये बताया गया कि यहाँ पर 2 श्रेणियों में बटा हुआ था। एक था जो कि एक जो ब्राह्मण था वो सांसारिक ब्राह्मण था और दूसरा वास्तविक था। कौन सा? वास्तविक। और एक था सांसारिक। तो सांसारिक जो ब्राह्मण था, सांसारिक ब्राह्मण और जो था कौन सा? वास्तविक। तो सांसारिक और वास्तविक में ये बताया गया, एक तरीके से ऐसे लिख लें, सांसारिक। तो सांसारिक और वास्तविक में ये जिक्र मिलता है कि जो सांसारिक ब्राह्मण था वो एक तरीके से वो जो धर्म के अनुसार जो बताए गए कार्य थे उनको करता था। यानी कि धर्म के अनुसार जो कर्म बताए गए थे उनके अनुसार वो कार्य करता था।
लेकिन जो सांसारिक ब्राह्मण था वो देखने को मिलता है कि कृषि कर्म भी करता था, कृषि कर्म भी करता था और पशुपालन भी करता था। इस तरीके के कार्य वो करता था। तो ये चीज़ें पाली ग्रंथ में देखने को मिली। और दूसरी चीज़ ये भी बताया गया कि जो उस समय की वर्ण समाज व्यवस्था थी, वह वैश्य समाज व्यवस्था, वो धीरे धीरे करके उनके व्यवसाय में थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला, उनको प्रोत्साहन दिया गया। और वैश्य समाज थोड़ा सा बताया गया कि वैश्य समाज की स्थिति इस बुद्धकालीन समाज में थोड़ा सा ऊपर उठी। यानी कि वैश्य समाज की यूँ कहें कि इकोनॉमिक सिस्टम को भी प्रभावित करता है वैश्य समाज, इकोनॉमिक सिस्टम को ऊपर उठाने के लिए। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये भी मिलता है कि शूद्र वर्ग जो कि था, जिसकी स्थिति इसमें भी निरंतर गिरती गई। और ये बताया गया कि कुछ जो निचले तबके थे, यानी कि उनके द्वारा हीन व्यवसाय माना जाता था, जैसे कि कुछ पेशेवर जो कि समूह थे, जो कि चंडाल, पुक्कस और निषाद इत्यादि श्रेणी के लोग, जो कि एक तरीके से उनको निम्न श्रेणी में रखा गया था। तो ये चीज़ें देखने को मिली, उनसे थोड़ा सा परहेज किया जाता था। ये बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था। लेकिन धीरे धीरे करके इनमें सुधार आता गया। बुद्धकालीन जब समाज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखेंगे कि जो निम्न तबका था वो धीरे धीरे कट के वो बौद्धिक धर्म अपनाने लगा, या जहाँ पर कठोर नीतियाँ थीं जिस समाज में, वो छोड़ करके जिस समाज में सहज स्थितियाँ थीं, सहज नियम बनाए गए थे, उस धर्म को अपनाने लगा। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और स्त्रियों की जो दशा थी, स्त्रियों की दशा निरंतर गिरती जा रही थी। यूँ देखने को मिला कि अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो भी एक तरीके से अगर हम कहें पूर्वाग्रह से उनमें था, या यूँ कहें कि उन्होंने एक संकेत किया था कि बौद्ध धर्म में जो है स्त्रियों का प्रवेश वर्जित किया जाएगा, उनको नहीं रखा जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने आनंद के कहने पर जो है स्त्री को बौद्ध धर्म में शामिल किया। हालांकि उनको फिर भी पुरुषों के अधीन एक तरीके से भिक्षुणियों को रखा गया। और एक उन्होंने ये भी किया कि अब जो है शीघ्र ही बौद्ध धर्म का पतन हो पाएगा। हो सकता है जो दीर्घ समय तक हमने सोचा था बौद्ध धर्म चलेगा, वो नहीं चल पाएगा। तो ऐसे पूर्वाग्रह से यूँ कहें ग्रस्त थे। तो ये देखने को मिलता है कि निरंतर स्त्रियों की दशा में इसमें गिरावट आई। और अगर ये भी एक बौद्ध ग्रंथ थोरी गाथा है, जिसमें मिलता है कि कुछ जो महिलाएं थी जिनको शिक्षा का अधिकार भी था, शिक्षा का अधिकार दिया जाता था, उनको एक तरीके से यूँ कहें एक थोरी गाथा ग्रंथ है। कौन सा? थोरी गाथा। थोरी गाथा, एक थोरी गाथा ग्रंथ मिलता है बौद्ध धर्म में। और इस थोरी गाथा में भिक्षुणियों की कविताओं का उल्लेख किया गया है। यानी कि भिक्षुणियों ने जो कविताओं का लेखन किया था, जो विदुषी थी, उनका उल्लेख मिलता है। और जो प्रक्रिया हम देख रहे थे निरंतर शुरुआत से चली आ रही है उत्तर वैदिक कालीन में, वो भी देखने को मिलती है। जैसे कि समगोत्रीय विवाह इसमें देखने को मिलता है कि समगोत्रीय विवाह भी होता था, समगोत्र में विवाह होता था। जिसका एक एग्जाम्पल मिलता है, एक उदाहरण की बात करें कि जैसे कि जो महावीर थे, महावीर की पुत्री का विवाह, महावीर की पुत्री का विवाह उन्हीं की बहन, जो कि बहन के पुत्र जामाल से हुआ था, उनके बहन के पुत्र जामाल से हुआ था। तो इससे प्रतीत होता है कि जो है समगोत्रीय विवाह का प्रचलन था। और दूसरी चीज़ ये भी मिलता है कि दहेज प्रथा की भी शुरुआत हो गई थी। कौन से? दहेज प्रथा की बुद्धकालीन व्यवस्था में, बुद्धकालीन समाज में मिलता है कि जो दहेज प्रथा है उसकी भी शुरुआत हो चुकी थी। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण ये मिलता है कि एक राजा जो कि कौशल नरेश, जिनकी शादी जो है कौशल देवी से होती है, कौशल देवी के साथ,
तो ये बिंबिसार जो कि कौशल नरेश जाने जाते थे, तो कौशल देवी के साथ उनकी शादी होती है। तो ये मिलता है कि उस जो विवाह संबंध है तो उसमें देखने को मिलता है दहेज का जो है जिक्र मिलता है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय दहेज जैसी प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया था। और अगर हम बात करें जो कि जो विवाह के संबंध में, तो विवाह के संदर्भ में भी देखने को मिलता है कि कुछ विवाह जो थे अभिभावक की इच्छा के बगैर विवाह नहीं होते थे, अभिभावक की इच्छा से विवाह किया जाता था। लेकिन कुछ विवाह जो कि प्रचलन में आते हैं, जैसे कि एक विवाह है जो कि गंधर्व विवाह, गंधर्व है, और दूसरा देखने को मिलता है जिसका जिक्र ज़्यादा आता है स्वयंवर विवाह। ये दोनों विवाह जो है ये, लेकिन ये जिक्र मिलता है कि ये जो गंधर्व विवाह है और जो स्वयंवर विवाह है ये उच्च वर्णों में देखने को मिलता है, ये निम्न वर्णों में देखने को नहीं मिलता। ये दोनों विवाह, इनका जो प्रचलन है, इनका जो प्रचलन था वो उच्च वर्ण के लोगों में था। वो जन सामान्य यानी कि जो यूँ कहें कि उच्च वर्ण के लोगों में था, जो निचला वर्ण था या निम्न वर्ण था, उसमें ये चीज़ें, ये विवाह जो है देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें कि जो परवर्ती काल है, एक तरीके से जब शुरुआती काल अगर हम देखें बुद्धकालीन का, तो उसमें जटिलता आती, समाज में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, यहाँ तक कि धार्मिक जो परंपरा थी, जो वैदिक कालीन व्यवस्था थी, जो वर्णाश्रम की जटिलता, वो भी देखने को मिलती है। लेकिन थोड़ा सा शिथिलता तब आई जब बहुत सारे धर्म धीरे धीरे करके क्रिएट होने लगे, लोग दूसरे धर्मों को स्वीकार करने लगे, तब हिंदू धर्म में भी धीरे धीरे सहजता आई। तो ये देखने को मिलता है बुद्धकालीन जो समाज है उसमें एक तरीके से यूँ कहें कि बुद्धकालीन समाज ही एक तरीके से बौद्ध धर्म ही आया था इस उद्देश्य से लेकर के कि जो प्रताड़ित तबका है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो कि अपने धर्म से बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही उनके लिए बहुत कठोर नियम बनाए गए हैं, वो लोग जो है वो लोग उस धर्म को छोड़ करके जो है इस बौद्ध धर्म को स्वीकार करते थे। तो ये चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि हिंदू धर्म में आपने देखा कि धीरे धीरे जब वर्ण व्यवस्था एक तरीके से जटिल हुई, तो धीरे धीरे करके स्त्रियों की जो दशा थी वो भी गिरावट आई, और वो एक तरीके से स्त्रियां पुरुषों के अधीन, पूरी तरह पुरुषों के अधीन कर दी गई। तो वो अपनी आज़ादी के लिए धीरे धीरे करके वो दूसरे धर्म को स्वीकार करने लगी। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अगर ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं। यूँ कहें कि इसमें जो उत्पादन की अवस्था थी, जो कृषि अवस्था भी, वो भी निरंतर गिरावट में आई, क्योंकि विभिन्न धार्मिक जो पंथ थे वो अपने अपने पंथ को उठाने में लगे हुए थे, किसी को ध्यान नहीं जा रहा था इकोनॉमिक सिस्टम पर। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बुद्धकालीन समाज में। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि एक समाज जो कि वैश्यावृत्ति जो थी वो भी बहुत प्रचलन में थी, बुद्धकालीन समाज के आसपास देखने को मिलता है कि जैसे कि एक वैश्य जो कि अम्रपाली, आपने नाम सुना होगा, तो अम्रपाली ने बौद्ध जो संघ था उसको एक तरीके से एक आम्र वाटिका दान में दिया था। कौन सी? आम्र वाटिका। तो देखने को मिलता है कि वैश्य अम्रपाली, और अम्रपाली नाम की वैश्य ने क्या दिया था? आम्र वाटिका, आम्र वाटिका दान में दिया था। तो ये भी मिलता है कि वैश्यावृत्ति प्रचलन में थी, लेकिन धीरे धीरे इनका सम्मान होने लगा, और ये जो है निरंतर अपना मार्ग धीरे धीरे करके बदलने लगे। और इस कारण से मतलब जो भी कुरीतियाँ थी वो धीरे धीरे मिटने लगी, और जो धर्म अपनी अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने लगे और अच्छाइयों को उभारने लगे। ये जो जटिलता थी, धीरे धीरे जो वर्णाश्रम की व्यवस्था थी, ये धीरे धीरे इनमें परिवर्तन आया और सहजता आई।
तो इस तरीके से समाज धीरे धीरे करके एक संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा था, और वो संक्रमण धीरे धीरे करके जो है जो विभिन्न धर्मों का संक्रमण था, यानी कि विभिन्न धर्म जो उत्पन्न हो रहे थे उनमें मिलता है कि वो अपनी अपनी अच्छाइयों का गान कर रहे थे और उनमें लोग उनको स्वीकार कर रहे थे। तो ये चीज़ें एक दौर मिलता है, लेकिन धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि मौर्यकालीन व्यवस्था की ओर आते हैं तो थोड़ा सा बदलता समाज दिखाई पड़ता है। तो बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था में निष्कर्ष यही मिलता है, एक तरीके से अगर बुद्धकालीन समाज को देखें तो उससे एक ये निष्कर्ष निकलता है कि जो समाज था वो बहुत सारे धर्मों का उदय वाला समाज था, बहुत सारे धर्म उदित हो रहे थे, और जिससे करके जो वर्णाश्रम की व्यवस्था थी वो धीरे धीरे करके शिथिलता आई। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, और यहाँ तक कि ये भी मिलता है कि जो वैश्य वर्ग के लोग थे उनका जो है समाज थोड़ा सा प्रोत्साहित हुआ, यानी कि उनमें जो व्यवसाय थे वो थोड़ा सा उच्च वर्ग, यूँ कहें कि उनमें थोड़ा सा ये कहें कि गंगा घाटी जो थी उसमें देखने को मिलता है कि ये समाज धीरे धीरे नगरीय क्रांति एक तरीके से ला रहा था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैश्य समाज का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा, लेकिन निष्कर्ष के तौर पर यही निकाला जा सकता है, लेकिन जो निम्न तबका था वो धीरे धीरे करके उसका शोषण होता रहा। हालांकि बुद्ध काल के जब हम परिवर्ती काल की ओर जाते हैं, ये यूँ कहें कि जब वो बुद्धकालीन समाज जब चरम पर था, बुद्धकालीन व्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में भी इकोनॉमिक सिस्टम स्टेटस थोड़ा सा बढ़ा, और समाज में जो महिलाएं थी उनको भी शिक्षा का अधिकार दिया गया, उनकी भी स्थिति सुधरी, और जो निम्न तबका था उनकी भी धीरे धीरे करके स्थिति सुधरी। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि उतार चढ़ाव वाला काल था ये जो समाज था। इससे निष्कर्ष यही मिलता है कि बहुत ही उतार चढ़ाव वाला समाज था, और लोग उनमें व्यथित थे अपने अपने समाज से। एक तरीके से जो वर्ण व्यवस्था थी उससे बहुत सारे लोग तंग आ चुके थे, और उनके जो कठोर नियम थे उससे तंग आ चुके थे, और वो अपना धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म स्वीकार कर रहे थे, जिससे इसका बौद्धकालीन समाज में बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, और धीरे धीरे करके इसमें ग्रोथ आई। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, और फिर स्त्रियों की दशा में भी थोड़ा सा सुधार हुआ। तो निष्कर्ष इससे यही मिलता है कि एक संक्रमण का दौर चल रहा था, ये जो बुद्धकालीन समाज था संक्रमण। लेकिन जब हम मौर्य काल की ओर आते हैं, मौर्य समाज की ओर आते हैं, तब थोड़ा सा और स्थिति सुधरती है स्त्रियों की दशा में, और पुरुषों के में भी थोड़ा सा परिवर्तन आता है। तो इन चीज़ों की बात हम मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, ये इन चीज़ों का जिक्र, इस समाज का जिक्र जो है हम अगले सेशन में करने वाले हैं। तो आप इस पर थोड़ा सा इस समाज के बारे में आपको ये सेशन देख करके थोड़ा सा टिप्पणी करनी है और लिखना है लगभग 100 शब्दों में, जिसमें स्त्रियों की दशा, महिलाओं की दशा बौद्ध धर्म पर, बुद्धकालीन समाज में स्त्रियों की दशा, और जो वर्णाश्रम था उसमें किस प्रकार से शिथिलता आई, इन चीज़ों के बारे में भी आपको लिखना है। तो प्रयास करिएगा इसे 100 शब्दों में, और मैं अगले सेशन में फिर मौर्य और मौर्योत्तर काल के बारे में, मौर्योत्तर समाज के बारे में और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, दोनों चीज़ें अगले सेशन में आने वाली हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, और इसे लिखने का प्रयास करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ये चैनल दोस्तों तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।